राज्यसभा चुनाव के लिए किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये जानकारी राज्य के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से साझा किया गया है। कल हरियाणा में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है और नामांकन से ठीक कुछ नामांकन की तारीख के आखिरी दिन के कुछ घंटों पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक होती है और बैठक में तय होता है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाली वरिष्ठ विधायक रही किरण चौधरी बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। हालांकि आज ही किरण चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था, जिसे स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया है। तो श्रीमती किरण चौधरी जी हमारी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। कौन? किरण चौधरी के नाम पे मोहर लगी है सर? हाँ, किरण चौधरी जी के नाम पे मोहर। 9 बजे विधानसभा जाके और नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया है और इस बात की चर्चा कल से ही कहीं ना कहीं हो रही थी। सीधे रुख कर लेते हैं। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, इसकी चर्चा कल से ही हो रही थी और आज सुबह जब किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया तब उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मुहर लग गई, क्योंकि इस्तीफा इस वक्त देने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो यह स्पष्ट मैसेज था कि उनका नाम तय हो गया है। बिल्कुल, जिस समय क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में शामिल हुई थी और जब भाजपा में शामिल हुई थी तभी से ये तो तय हो गया था कि भाजपा में उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर मिलेगी। हालांकि राज्यसभा के उपचुनाव के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अंतिम मोहर जो है वो किरण चौधरी के नाम पर लगी है और पहले से ही सबसे ज़्यादा चर्चा जो है किरण चौधरी के नाम पर हो रही थी। तो जब उन्होंने आज सुबह अपना इस्तीफ़ा स्पीकर को सौंपा तो उसके बाद से ये जो चर्चाएं थी और ज़्यादा पुख्ता हो गई कि इस्तीफ़ा दिया है अपने विधायकी से, तो अब राज्यसभा जाने की जो संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई गई, कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल हुए, कई विधायक शामिल हुए, ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए, तो तमाम लोगों बैठक में शामिल हुए और लंबी चर्चा बैठक में की गई। करीब 1 घंटे से ज़्यादा तक ये बैठक जो है इसमें चर्चा की गई। हालांकि बैठक अभी जारी है। तो इस बैठक में फिर बाद में मोहर लग गई किरण चौधरी के नाम पर कि वो ही भाजपा की ओर से उम्मीदवार होंगी राज्यसभा उपचुनाव के लिए और कल सुबह 9 बजे के आसपास वो विधानसभा में अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगी। साथ ही साथ नामांकन भरने के साथ साथ उनकी जीत भी तय मानी जा रही है कि उन्हें सर्वसम्मति से चुन भी लिया जाएगा, क्योंकि किसी और पार्टी से कोई उम्मीदवार फिलहाल आने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है और अकेली उम्मीदवार किरण चौधरी इसमें रह सकती हैं। तो ऐसे में बिना चुनाव के भी इन्हें राज्यसभा सांसद जो है वो चुन लिया जाएगा। फिलहाल बैठक जारी है, चुनाव को लेकर बैठक में बातचीत हो रही है, लेकिन जो पहला और मुख्य एजेंडा था राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार कौन होगा भाजपा की ओर से, उस पर मोहर लग चुकी है और वो अब मामला जो है वो पूरा हो चुका है और कल किरण चौधरी नामांकन भरने के लिए विधानसभा पहुंचेंगी। जी, किरण चौधरी को लेकर कि कुछ जिस तरीके से बनाया गया है उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक तौर पर अगर किरण चौधरी को ये अपर हाउस भेजा जा रहा है तो कुछ ना कुछ समीकरण तो बीजेपी ने साधने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें सुभाष बराला को भेजा गया था राज्यसभा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जो हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण वर्ग को प्रदेश अध्यक्ष का दिया गया। क्या आप ये जानते हैं कि जिस वर्ग से किरण चौधरी आती हैं, माना यह जाता है, जो जानकार बताते हैं, जो लोग हरियाणा की सियासत को समझते हैं, कि जिस वर्ग से आती है उस वर्ग को वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ये कहा जाता है। तो क्या उस नाराजगी को साधने की कवायद हुई है ये? देखिए, हालांकि भाजपा पर हमेशा ही विपक्ष की ओर से आरोप लगता रहा है कि भाजपा गैर जाट की राजनीति करती है और जाटों को भाजपा उतनी तवज्जो नहीं देती है जितना दूसरी जातियों के जो नेता हैं उनको देती है। लेकिन हालांकि भाजपा लगातार इस बात से इनकार ज़रूर करती रही है, क्योंकि चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ वो प्रदेश अध्यक्ष रहे या भाजपा की राष्ट्रीय सचिव हैं या पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हैं, तमाम भाजपा नेता हैं जो भाजपा में इस समय काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हालांकि ये बात बिल्कुल सही
यही है कि ये भी हरियाणा की राजनीति में कहा जाता है कि जो जाट वर्ग है कहीं ना कहीं भाजपा से अपने आप को अलग पाता है, और ये कहा जाता है कि भाजपा सभी जातियों को लेकर बात करती है लेकिन जाटों को लेकर बात नहीं करती। और जहाँ तक किरण चौधरी का सवाल है, किरण चौधरी खुद जाट समुदाय से आती हैं, लेकिन जाट समुदाय से आने के अलावा ये एक बड़े राजनीतिक परिवार से भी आती हैं, बंसीलाल के परिवार से आती हैं, और इनका खुद का भी एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है हरियाणा की राजनीति में, एक बड़ी नेता मानी जाती है हरियाणा की राजनीति की। और इसके अलावा जो तीसरी हम बात कह सकते हैं वो ये है कि बहुत मुखर होकर अपनी बात को रखती हैं, जिन मुद्दों को लेकर ये अपनी आवाज़ उठाती हैं उन मुद्दों को अपनी आवाज़ को सभी तक पहुंचाने की क्षमता किरण चौधरी मानी जाती है। क्योंकि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी, विधानसभा सत्र में भी जब कोई मुद्दे किरण चौधरी लेकर आती थी तो सरकार के सामने बड़ी मुखर होकर और बड़ी ऊंची आवाज़ के साथ वो सरकार के सामने वो मुद्दे को उठाती थी। तो ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है। तो कई विशेषताओं को देखा गया है इस उनका नाम घोषित करने में। और जो सबसे मुख्य बात है, जैसे कि आपने कहा कि वो जाट समुदाय से तो आती हैं, सुभाष बराले भी जाट समुदाय से आते हैं, उनको भी विधानसभा राज्यसभा भेजा गया था, ये भी जाट समुदाय से आती हैं। और इसके अलावा क्योंकि जब ये पार्टी में शामिल हुई थी तब भी ये माना जा रहा था कि पार्टी में जब एक सीनियर नेता आता है तो पार्टी भी उनकी विशेषताओं को भुनाने में कसर नहीं छोड़ती और बड़ी जिम्मेदारी सीनियर नेताओं को मिलती है। और इनके मामले में ऐसा माना गया था कि इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि जिम्मेदारी क्या होगी उस समय कहना संभव नहीं था, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज इन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, पार्टी की ओर से चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है, तो साफ हो गया है कि एक सीनियर नेता को सम्मान भी दिया गया है। और महेंद्रगढ़ भिवानी इलाके से आती हैं तो वहाँ के लोगों में भी काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं किरण चौधरी, और वहाँ के उस इलाके के नेताओं को भी, कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश जा रहा है कि उनके इलाके की जो नेता है वो पूरे हरियाणा की जो आवाज़ है वो संसद में उठाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए विजय आपका।